हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। आज हम कोड्स ऑन वेजेस को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और ये इसका सेकंड पार्ट है। तो अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट पार्ट देखा होगा कोड्स ऑन वेजेस का, जो फर्स्ट वीडियो है, उस पर मैंने बताया था कि 4 लेजिस्लेशन को मर्ज करके अमालगमेट करके ये न्यू कोड लाया गया है। और वो फोर वेजेस कौन से हैं? तो पहला है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, इक्वल Remuneration Act. Second one is Minimum Wages Act. Third one is Payment of Wages Act. And the fourth one is Bonus Act. तो ये जो 4 एक्ट्स हैं इनको अमालगमेट कर दिया गया है और इनके प्रोविजंस को अमालगमेट करके न्यू कोड लाया गया है जिसको बोला गया है कोड्स ऑन वेजेस। प्रेसिडेंट की एंसेट इस कोड्स ऑन वेजेस के बिल को मिली थी 8 अगस्त 2019 को और अभी इसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, ये एनफोर्स हो चुका है। और उसके साथ ही ये जो 4 एक्ट्स हैं, दैट इज इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एंड बोनस एक्ट, ये रिपील हो चुके हैं। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने इस कोड्स ऑन वेजेस का एक इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन एंड गो टू दी दैट वीडियो। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले अपडेट मिले। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोविजंस ऑफ इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। अब इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट के जो प्रोविजंस थे उनको यहाँ पर मर्ज करके किस फॉर्म में लाया गया है उसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोट करने वाली ये है कि इस एक्ट में जेंडर टर्म का यूज़ हुआ है। जहां इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट में मेल एंड फीमेल टर्म को स्पेसिफिकली यूज़ किया गया था, वहीं कोड्स ऑन वेजेस को में जेंडर की टर्म को यूज़ किया गया है और इसकी वजह से जो थर्ड जेंडर है उसको भी कहीं ना कहीं इस एक्ट के प्रोविजंस में इंक्लूड कर लिया गया है। सो सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 बोलता है देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन एन एस्टैब्लिशमेंट अमंग एम्प्लॉयज ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर। जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर। अब सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर क्या होता है उसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मैं ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन पार्ट 1 में यानी फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर 2 जॉब्स हैं ए एंड बी, उन दोनों को करने के लिए सिमिलर स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, सिमिलर नॉलेज चाहिए उन दोनों को करने के लिए, सिमिलर एफर्ट्स भी चाहिए उन दोनों को करने के लिए, एज वेल एज वो दोनों जॉब्स एक ही टाइप की वर्किंग कंडीशंस में परफॉर्म होती हैं। तो वो दोनों जॉब्स कौन की कैटेगरी में आ जाएंगी? सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और अगर ऐसी 2 जॉब्स हैं और उन जॉब्स में जो वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स, उन दोनों के बीच में जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और यही ये एक्ट बोल रहा है। ये एक्ट में यही प्रोहिबिशन है कि अगर 2 जॉब्स किस कैटेगरी में आती हैं, दे फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर। तो उन 2 जॉब्स को करने के लिए जो वर्कर्स हैं उन दोनों के बीच में जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो किस बेसिस पे होना चाहिए कि वो 2 जॉब्स डिफरेंट जॉब्स हैं। और अगर डिफरेंट जॉब भी हैं और अगर उनमें भी कोई डिस्क्रिमिनेशन हो भी रहा है इन दैट केस, तो वो डिस्क्रिमिनेशन बाय लॉ होना चाहिए, ना कि अदरवाइज। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? नो एम्प्लॉयर शैल फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 रिड्यूस द रेट्स ऑफ वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉय। अब देखिए, अब इसमें बोल रहा है कि जब वेजेस देने की बारी आती है तो जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होना चाहिए? सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर 2 जॉब्स हैं जो कि सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर की कैटेगरी में फॉल करती हैं, उन दोनों को परफॉर्म करने के लिए एक दूसरे जेंडर का वर्कर है और एक दूसरे जेंडर का वर्कर है। अगर
जो एम्प्लॉयर है किसी एक को ज़्यादा पैसे दे रहा है और दूसरे को कम पैसे दे रहा है, मतलब सैलरी दे रहा है, और वो काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है बाइल गिविंग देम दी सैलरी और वेजेस, और डिस्क्रिमिनेशन स्पेसिफिकली जेंडर के बेसिस पे कर रहा है कि क्योंकि एक पर्सन एक पर्टिकुलर जेंडर को बिलोंग करता है इसीलिए उसको कम सैलरी मिल रही है, तो वो चीज़ यहाँ पर प्रोहिबिट की गई है। और एट द सेम टाइम अगर वो प्रोहिबिशन हुआ है तो उस प्रोहिबिशन को कंप्लाई करने के लिए जो एम्प्लॉयर है वो क्या नहीं कर सकता, वो दूसरे की सैलरी को घटा नहीं सकता। अब इसको मैं एक सिंपल से एग्जांपल से और अच्छे से समझाती हूँ आपको। सी ए जॉब है और एक बी टाइप की जॉब है, ठीक है। अब यहाँ पर दो वर्कर्स परफॉर्म कर रहे हैं, एक को 100 रुपीज़ पर डे की बेसिस पे मिल रहा है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ, एक को 80 रुपीज़ मिल रहा है, राइट। ये दोनों डिफरेंट जेंडर्स को बिलोंग करते हैं और इसको जो कम पैसे मिल रहे हैं या वेजेस मिल रहे हैं या सैलरी मिल रही है वो डिस्क्रिमिनेशन केवल जेंडर के बेसिस पे किया है एम्प्लॉयर ने। तो अब इस वजह से तो एम्प्लॉयर को पेनल्टी पड़ सकती है, ऑफेंस, क्योंकि एक तरह का ऑफेंस है। इसमें सब सेक्शन 1 में यही बोल रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन जेंडर के बेसिस पे नहीं होना चाहिए अगर आप पे कर रहे हो वेजेस या सैलरी को, ठीक है। अब इसको कंप्लाई करने के लिए कि दोनों को सेम सैलरी मिले, अगर वो दो चीजें कर सकता है, या वो 80 को 100 कर सकता है या वो 100 को 80 कर सकता है, राइट। अब 80 को 100 करने के लिए उसको 20 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो वो इस चीज को रोकने के लिए वो ये कर सकता है कि वो 100 को 80 रुपीज़ कर दे, इससे उसका भी फायदा हो गया। उसका फायदा कैसे, उसको 20 रुपीज़ कम देने पड़ेंगे और वो पेनल्टी से भी बच जाएगा। तो इसी चीज को प्रोहिबिट कर रहा है ये सेक्शन ये कह रहा है, पहली बात कि जेंडर के बेसिस पे एम्प्लॉयर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, वो एक को कम और दूसरे को ज्यादा पैसे नहीं दे सकता है। और सेकंड बात क्या कह रहा है कि अगर उसने एक को कम और दूसरे को ज्यादा पैसे दिए हैं तो पेनल्टी से बचने के लिए वो जिसको ज्यादा पैसे दिए हैं उसको वो कम भी नहीं कर सकता। तो अगर उसको पेनल्टी से बचना है, अगर उसको कंप्लाई करने हैं प्रोविजंस को, तो जिसको वो 80 दे रहा है उसी को उसको 100 देने पड़ेंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। और यही चीज ये बोल रहा है कि नो एम्प्लॉयर फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 में जो प्रोविजंस है कि दोनों को सेम वेजेस मिल रहे हैं, उसको कंप्लाई करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए अगर वो किसी को ज्यादा वेजेस दे रहा है तो वो उसके रिड्यूस नहीं कर सकता वेजेस, सो दैट कि दोनों को इक्वल मिले। तो उसको जिसको कम दे रहा है उसी को बढ़ाने पड़ेंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन, नो एम्प्लॉयर शैल मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स while recruiting any employee for the same work or work of similar nature and in the conditions of unemployment except where the employment of women in such work is prohibited। अब इसमें जो मैंने आपको पहले बताया वो यही बोल रहा है कि जेंडर के बेसिस पे रिक्रूटमेंट, मतलब पहले तो उसको ये बोला गया कि आपको वेजेस देते समय क्या करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। आपको एक जो वर्कर है उसको जेंडर के बेसिस पे आप एक वर्कर को कम पैसे नहीं दे सकते और दूसरे वर्कर को ज्यादा पैसे नहीं दे सकते। बी वो क्या बोल रहा है, वो ये भी बोल रहा है कि आपको अगर सबसेक्शन 1 के प्रोविजंस को कंप्लाई करना है, मतलब इक्वल वेजेस देने हैं, तो किसी जिसको आप ज्यादा दे रहे थे उसके वेज को रिड्यूस भी नहीं कर सकते हो, आपको जिसको कम दे रहे हो उसी को ज्यादा करने पड़ेंगे। अब इसको क्या है, अब इसको थर्ड इसका जो पॉइंट है वो क्या है, अब जो ये सेक्शन है वो एम्प्लॉयर को ये भी बोल रहा है कि जब वो वर्कर्स को रिक्रूट कर रहा है तो उस रिक्रूटमेंट में भी वो क्या नहीं कर सकता, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। मतलब वो ये नहीं कह सकता कि मतलब वो एक वर्कर को एम्प्लॉय करेगा और दूसरे वर्कर को रिफ्यूज नहीं कर सकता या रिजेक्ट नहीं कर सकता सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। मतलब अगर वो रिजेक्शन हो भी रहा है किसी वर्कर का तो वो जेंडर के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, उसके टैलेंट, उसके स्किल्स, उसके एफर्ट्स, जो भी उसकी नॉलेज है या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, अगर उसके बेसिस पे हो रहा है रिफ्यूजल या रिजेक्शन तो चलता है। बट अगर सिंपली जेंडर के बेसिस पे अगर एक एम्प्लॉयर एक वर्कर को काम नहीं दे रहा है तो वो भी प्रोहिबिशन है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। पहला प्रोहिबिशन क्या है, आपको कम वेजेस नहीं देने हैं, इक्वल वेजेस देने हैं दोनों को, जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। दूसरा क्या है, अगर आपने किसी को कम वेजेस दिए भी हैं तो आपको अगर उसको ठीक सुधारना है तो आपको जिसने कम वेजेस दिए हैं उसी को बढ़ाने पड़ेंगे, रादर देन जिसको ज्यादा वेजेस है उसको रिड्यूस करने पड़ेंगे।
ठीक है। और थर्ड चीज क्या बोल रहा है, जब आप रिक्रूट कर रहे हो वर्कर्स को, तो रिक्रूटमेंट में भी अगर आप किसी को रिजेक्ट कर रहे हो तो जेंडर के बेसिस पे उसका रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी को जॉब नहीं भी दे रहे हो तो अदरवाइज जेंडर अगर आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, रिफ्यूज कर रहे हो जॉब, तो वो टैलेंट के बेसिस पे हो सकता है, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे हो सकता है रिजेक्शन, या जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, स्किल्स का है, उसके बेसिस पे हो सकता है। बट जेंडर के बेसिस पे आप उसको जो रिक्रूटमेंट है उससे रिफ्यूज नहीं कर सकते, उसकी जॉब से रिफ्यूज नहीं कर सकते, और इस चीज को प्रोहिबिट कर रहा है ये लॉ। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अब। Now, section 4, decision as to dispute with regard to same work or work of similar nature. Where there is any dispute as to whether a work is of same or similar nature for the purpose of section 3, the dispute shall be decided by such authority as may be notified. अगर दो जॉब्स हैं, जॉब ए एंड बी, और उन दोनों को हमको कैसे पता चलेगा कि अगर ऐसा डिस्प्यूट है, सपोज कि हमको ये पता करना है कि ये दो जॉब्स ये क्या सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर की कैटेगरी में फॉल करती हैं, तो अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उस डिस्प्यूट को डिसाइड करने का जो राइट है किसके पास है, उस अथॉरिटी के पास है जिसको अपॉइंट किसने करा है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा है। तो अगर दो जॉब्स हैं, वो जॉब्स सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर है भी कि नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये वो अथॉरिटी डिसाइड करेगी जिसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नाउ सेकेंड चैप्टर, मिनिमम वेजेस। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे मिनिमम वेजेस एक्ट के जो प्रोविजंस थे उसको यहाँ पर कैसे लाया गया है, इस कोड ऑफ वेजेस में कैसे मेंशन किया गया है, उसको हम देखते हैं। सेक्शन 5 बोलता है पेमेंट ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। नो एम्प्लॉयर शेल पे टू एनी एम्प्लॉय वेजेस लेस देन मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस नोटिफाइड। तो जितने भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स करे हैं, उस मिनिमम रेट से कम कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को वेजेस नहीं दे सकता। सेक्शन 6, फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9, अभी हम पढ़ेंगे सेक्शन 9 में क्या प्रोविजंस है। The appropriate government shall fix the minimum rates of wages payable to an employee in accordance with the provisions of section 8. अब मिनिमम वेजेस जो है या मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस हैं वो कैसे फिक्स होंगे, जो भी सेक्शन 8 में जो भी हम आगे पढ़ेंगे उसमें जो प्रोविजंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो फिक्स करेगी क्या, मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। For the purpose of subsection 1, the appropriate government shall fix the minimum rates of wages for time work और piece work. अब time work के basis पे भी minimum rate fix हो सकते हैं और piece work के basis पे भी minimum rate fix हो सकते हैं। Where employees are employed on piece work for the purpose of subsection 1, the appropriate government shall fix a minimum rates of wages for securing such employees a minimum rate of wages on a time work basis. अगर कहीं पर कोई एम्प्लॉय पीस वर्क के बेसिस पे काम कर रहा है तो टाइम वर्क के बेसिस पे एक जो मिनिमम रेट है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है ताकि उसको उस वर्क के लिए मिनिमम वेजेस मिले। सपोज अगर वो पीस वर्क पे काम कर रहा है और पर पीस उसको सैलरी मिलती है, वेजेस मिलते हैं, और सपोज किसी कारणवश किसी भी रीज़न की वजह से वो एक स्टैंडर्ड जो पीसेस हैं उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहा है, उसको बना नहीं पा रहा है, तो ऐसा ना हो कि उसको मिनिमम वेजेस ना मिले जस्ट बिकॉज कि उसने एक सेट जो बेंचमार्क जो पीसेस होते हैं पर डे में उसको उसने पूरा नहीं करा है। तो ऐसे में एक उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को जो पीस वर्क में काम कर रहा है उसको मिनिमम वेजेस तो मिले ही मिले, चाहे उसने वो स्टैंडर्ड पीसेस बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। तो उसके लिए जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो टाइम रेट के बेसिस पे, टाइम वर्क के बेसिस पे उस एम्प्लॉयज के लिए, उन वर्कर्स के लिए मिनिमम रेट फिक्स कर सकती है। Now, the minimum rate of wages on time work basis may be fixed in accordance with any one or more of the following wage period. अब minimum rates of wages के लिए जो wage period है, मतलब जो wages है वो कैसे कैसे मिलेंगे, अब वो कैसे मिल सकते हैं। It could be by hour, मतलब जो minimum rates है वो by hour के basis पे fix हो सकते हैं, per day के basis पे fix हो सकते हैं और month के basis पे भी fix हो सकते हैं।
where the rates of wages are fixed by hour or by day or by month. The manner of calculating the wages shall be such as may be prescribed. और जो prescribed manner है उसके basis पे जो भी wages हैं उसको calculate किया जा सकता है. So subsection 6 बोल रहा है कि minimum suppose see इसमें क्या लिखा है कि जब मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स होते हैं तो बहुत सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख के अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करती है. इट जस्ट नॉट वन फैक्टर बट देयर आर मेनी फैक्टर्स विच द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टेक्स इट इनटू अकाउंट व्हाइल फिक्सिंग द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस. अब वो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं. अगर जो वर्क है, अब कैटेगरीज ऑफ वर्क, मतलब वेदर इट इज अनस्किल्ड वर्क, स्किल्ड वर्क, सेमी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, तो वो कैटेगरीज ऑफ वर्क के बेसिस पे मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स होते हैं. डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज के लिए डिफरेंट रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स होते हैं. जो डिफिकल्टीज ऑफ वर्क है, आर्डियसनेस ऑफ वर्क जो होता है, मतलब डिफिकल्ट वर्क है, वो काम किस कंडीशंस में परफॉर्म हो रहा है, कितना टफ जॉब है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखे, सारे पैरामीटर, सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है एंड देन आफ्टरवर्ड्स जो मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस है वो फिक्स होते हैं. और वो कौन फिक्स करता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करती है. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. नाउ सेक्शन 7, कंपोनेंट्स ऑफ मिनिमम वेजेस. Any minimum rate of wages fixed or revised by the appropriate government under section 8 may consist of. अब minimum rates of wages जो हैं, जो फिक्स होते हैं, वो किस, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उसको हम पढ़ते हैं. अगर आप लोगों ने मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस का जो एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट, वो देखा होगा तो आपको ये वाला जो पार्ट है वो इजी लगेगा समझने में, क्योंकि ऑल्दो मर्ज कर दिया गया है वहाँ के प्रोविजंस को इस कोड्स ऑन वेजेस में, बट स्टिल जो प्रोविजंस है वो पूरे चेंजेस नहीं हुए हैं, उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हुआ है टाइम के अकॉर्डिंग. जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो उसको ध्यान में रख के जो प्रोविजंस है वो थोड़े बहुत मॉडिफाइड हुए हैं. तो ऐसा नहीं है कि आपको वो वाला एक्ट समझने की ज़रूरत नहीं है या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ये कोड्स ऑन वेजेस को और अच्छे से अगर आपको समझना है तो इससे पहले आपको जो इसका जो ओरिजिनल एक्ट्स हैं, लाइक इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एंड बोनस एक्ट, उनको भी पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, ताकि आपको ये भी समझ में आए कि पहले क्या थे प्रोविजंस और अब क्या क्या चेंजेस हुए हैं उन प्रोविजंस में. और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पे वो सारी वीडियोस अवेलेबल है, अगर आप लोगों ने वो वाले एक्ट्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारे एक्ट के लिंक दे दूंगी. यू कैन क्लिक ऑन दैट एंड वॉच दैट वीडियोस ऑल्सो. सो लेट्स प्रोसीड. The basic rate of wages and an allowances at the rate to be adjusted at such intervals and in such manners as the appropriate government may direct to accord as nearly as practicable with the variations in the cost of living index number applicable to such workers. अब देखो बेसिक रेट ऑफ वेजेस के साथ अलाउंसेस भी. अब देखो मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस के कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं. ऑब्वियसली बेसिक रेट जो होगा वो तो आएगा ही आएगा. उसके साथ साथ जो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस हैं, हर जो एरिया होता है, कोई भी रीजन हो, उसका एक अलग अपना एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है. तो वो उस एरिया में जो वेजेस हैं उस वहाँ के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग सेट होते हैं. जैसे अगर आप दिल्ली में हो तो दिल्ली की जो सैलरी स्ट्रक्चर होगा या वेज स्ट्रक्चर होगा वो बहुत डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू द वन विच इज़ लिविंग इन द मुंबई. महाराष्ट्र में अगर कोई रह रहा है तो वहाँ का वेज स्ट्रक्चर दिल्ली के वेज स्ट्रक्चर से डिफरेंट होगा. यूपी का वेज स्ट्रक्चर दिल्ली के वेज स्ट्रक्चर से डिफरेंट होगा. वाई सो? बिकॉज हर एरिया का अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड होता है, अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है. मतलब आप वहाँ के जो गुड्स है, वहाँ का जो इन्फ्लेशन रेट है कि कैसा चीज़ें मिल रही हैं वहाँ पर, किस दाम पे मिल रही हैं, क्या प्राइजेस हैं वहाँ पर, तो वो सब चीज़ें ध्यान में रख के मिनिमम रेट सेट होते हैं. तो अगर जो कंपोनेंट है मिनिमम वेजेस के, वो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो पहले तो बेसिक रेट ऑफ वेजेस तो इंक्लूड होंगे ही, जो बेसिक वेजेस हैं. उसके साथ साथ अलाउंसेस इंक्लूड होंगे. अलाउंसेस भी कौन से? जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस बोलते हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाएगा. बी, बेसिक रेट ऑफ विच विद और विदाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस. अब बेसिक रेट के साथ साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस हो भी सकते हैं, नहीं भी जुड़े हो सकते हैं.
उसके साथ कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। अब बेसिक वेज के साथ साथ कुछ कैश वैल्यू जो एसेंशियल कमोडिटीज होती हैं रिड्यूस रेट में जो मिलती हैं वर्कर्स को, वो भी आपका कहीं ना कहीं वेज का पार्ट होता है, सैलरी का पार्ट होता है। तो बेसिक वेज प्लस दैट पार्ट। देन ऑल इंक्लूसिव रेट अलाउइंग फॉर द बेसिक रेट, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस एंड कैश वैल्यू। तो ये तीनों जो चीजें हैं, बेसिक रेट हो गया, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस हो गया एंड कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन, ये तीनों ही आपका कंपोनेंट हो सकते हैं मिनिमम वेजेस का। And the cost of living allowance and cash value of concession in respect of supplies of essential commodities at concessional rate shall be computed by such authority as the appropriate government may by notification appoint at such intervals। अब cost of living allowances and cash value of the concessions in respect of supplies, जो भी supplies essential commodities जो supply होते हैं in lieu of the wages, wages का जो part होते हैं, कभी कभी wages के साथ kind में भी कुछ चीजें मिलती हैं, तो वो जो काइंड में चीजें मिल रही हैं रिड्यूस रेट पे, कंसेशनल रेट पे चीजें मिल रही हैं, जो कहीं ना कहीं वेजेस का ही पार्ट है, वर्कर के या एम्प्लॉय की वेजेस या सैलरी का पार्ट है। एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस, वो कितने होने चाहिए, उनका क्या प्राइस होना चाहिए, तो वो कौन सेट करेगा, वो अथॉरिटी सेट करेगी जिसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। आई होप आपको ये वाला सेक्शन समझ में आया होगा। नाउ procedure for fixing and revising minimum wages, section 8। in fixing minimum rates of wages for the first time or in revising minimum rates of wages under this code, the appropriate government shall appoint as many committees as it considers necessary to hold inquiries and recommend in respect of fixation or revision। तो मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस को फिक्स करने के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, फिक्स एज वेल एज रिवाइज करने के लिए। कोई अगर न्यू एम्प्लॉयमेंट है, जो न्यू फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई है, वहां पर तो मिनिमम रेट फिक्स होंगे, लेकिन कोई पुरानी स्टैब्लिशमेंट है, पुरानी फैक्ट्री है जहां ऑलरेडी फिक्स है, तो वहां पर टाइम टू टाइम रिवाइज होंगे। और ये टाइम पीरियड जनरली कितना होता है, 5 ईयर्स का होता है। तो मतलब हर 5 साल में आपके मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस रिवाइज होते हैं। तो चाहे वो फिक्सेशन की बात हो या रिवीजन की बात हो, उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कमिटीज अपॉइंट करती है। वो क्या करती है, वो इंक्वायरीज होल्ड करती हैं। मतलब वो ये इंक्वायर करती हैं कि कैसे मिनिमम रेट्स होने चाहिए, क्या वो रीजन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वहाँ की जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो कैसे हैं, काम जिस पर्टिकुलर फैक्ट्री या एम्प्लॉयमेंट के लिए या इस्टेब्लिशमेंट के लिए मिनिमम वेजेस सेट हो रहे हैं, तो वहाँ पर जो वर्क का स्ट्रक्चर है, जो कंडीशंस है, किस कंडीशंस में वो पर्टिकुलर काम हो रहा है जिसके लिए हम मिनिमम वेज सेट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें कौन इंक्वायर करता है, जो कमिटीज अपॉइंट होती हैं बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। वो क्या करती हैं, इंक्वायरी करती हैं। कैसे, वर्क की इंक्वायरी की, मतलब किस टाइप का वर्क है, मतलब कितना डिफिकल्ट है, किस कंडीशंस में परफॉर्म हो रहा है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, कौन सा एरिया है, रीजन कौन सा है। तो ये सब इंक्वायर करती हैं। फिर वो रिकमेंड करती हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कि ये उनकी रिकमेंडेशंस हैं, और उन रिकमेंडेशंस के ऊपर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करती है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपना डिसीजन देती है, मतलब मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस को फिक्स करती है बाय नोटिफिकेशन। अब वो रिकमेंडेशन क्या है उसके बाद देखते हैं हम। बाय नोटिफिकेशन पब्लिश इट्स प्रपोजल, जो कमिटीज है वो क्या करती हैं, अपने जो प्रपोजल्स हैं वो नोटिफिकेशन के थ्रू पब्लिश करती हैं फॉर द इंफॉर्मेशन। और पब्लिश करने का उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि जो लोग इन फ्यूचर वो पर्टिकुलर मिनिमम रेट जो फिक्स होने वाले हैं उनसे अफेक्ट होंगे, मतलब वो पर्टिकुलर एम्प्लॉयर जिसके लिए मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स हो रहे हैं, मतलब जिसकी कंपनी या एम्प्लॉयमेंट के लिए मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स हो रहे हैं, एंड दी वर्कर्स, उनकी यूनियन एंड ऑल, तो उन सबको पर्टिकुलर प्रपोजल काइंड ऑफ इन्फॉर्म करने के लिए पब्लिश करते हैं। और 2 मंथ्स का कहीं ना कहीं एक नोटिस पीरियड होता है, वो 2 मंथ्स के बाद ही कोई एक्शन लिया जा सकता है। तो जो 2 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है वो जनरली इसलिए होता है ताकि अगर कोई ऑब्जेक्शन आना है तो वो 2 मंथ्स के पीरियड में आ जाए। ऑब्जेक्शन किस तरफ से, जो भी अफेक्टेड होने वाला है वो पर्टिकुलर वेजेस से, वो पर्टिकुलर मिनिमम रेट से, उनकी तरफ से इन केस कोई अगर ऑब्जेक्शंस आने हैं तो वो आ जाए। तो जो
जो कमिटीज अपॉइंट होती हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के थ्रू, वो इंक्वायर करती हैं, अपने रिकमेंडेशंस देती हैं, प्रपोजल्स, वो किस फॉर्म में वो प्रपोजल्स को क्या करती है, नोटिफाई करती हैं, पब्लिश करती हैं। 2 months का एक नोटिस पीरियड होता है, उसके बाद ही कोई एक्शन लिया जाता है। Every committee appointed by appropriate government under subsection 1 shall consist of। अब जो कमिटीज अपॉइंट हुई हैं वो उसमें मेंबर्स कौन कौन से होंगे, कहाँ कहाँ से होंगे, इसको देखते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉयर्स की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, एम्प्लॉयज की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, और दोनों क्या होंगे, इक्वली नंबर होंगे। अगर एम्प्लॉयर्स 5 है तो एम्प्लॉयज भी 5 होंगे, एम्प्लॉयर्स 10 है तो एम्प्लॉयज भी 10 होंगे। तो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज की तरफ से जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो दोनों इक्वली नंबर होंगे। और एक इंडिपेंडेंट पर्सन अपॉइंट होगा। इंडिपेंडेंट पर्सन क्या होना चाहिए, जो इंडिपेंडेंट पर्सन है देयर शैल नॉट बी एक्सीडिंग 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स। जितने भी मेंबर्स हैं उस कमेटी में, चाहे वो 10 हो, 12 हो, कितने भी हो, उन मेंबर्स का 1/3 जो होगा वो कौन होंगे, इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे। अब इंडिपेंडेंट पर्सन का मतलब होते हैं ऐसे लोग जो किसी भी इंडस्ट्री, जिस भी इस्टेब्लिशमेंट, जिस भी एम्प्लॉयमेंट के लिए मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स हो रहे हैं या रिवाइज हो रहे हैं फॉर दैट मैटर, उनसे कनेक्टेड ना हो, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, तो उनको हम इंडिपेंडेंट पर्सन बोलते हैं। और उनका नंबर कितना होना चाहिए, 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स। सो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने कमिटीज अपॉइंट करी। उन्होंने कमिटीज ने क्या करा, उन्होंने इंक्वायरी करी, प्रॉपर एनालिसिस करा, उसके बाद अपना प्रपोजल एंड रिकमेंडेशंस दिए। तो उस रिकमेंडेशंस को कंसिडर करने के बाद अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, फिक्स करेगी और रिवाइज करेगी, या तो फिक्स करेगी या रिवाइज करेगी एज द केस में बी मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। और उसके बाद वो एक नोटिफिकेशन पब्लिश करेगी ऑफिशियल गैजेट में। अब वो जो नोटिफिकेशन है, अगर उसमें कोई डेट ऑलरेडी मेंशन्ड है तो उस डेट से जो मिनिमम रेट्स हैं वो कम इन टू फोर्स, दैट विल कम इन टू फोर्स। लेकिन अगर कोई डेट मेंशन नहीं है तो जिस भी दिन, जिस भी टाइम पीरियड में, मतलब जिस भी मंथ और जिस भी डेट को वो नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है, उस दिन से 3 months के बाद, उस दिन से 3 months के बाद से वो जो रेट्स है, मिनिमम रेट्स, वो अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये 3 months का टाइम पीरियड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन इससे पुटअप हो जाते हैं। अब प्रोवाइडेड वेयर द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट प्रपोजेस टू रिवाइज द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस, अगर कहीं स्पेसिफिकली रिवीजन चल रहा है जहां पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी एम्प्लॉयमेंट में रिवाइज कर रही है मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 42 में, जो अभी हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, उसमें जो एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया है उसकी कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। कब, जब रिवीजन की बारी है, मतलब अगर रिवाइज कर रही है मिनिमम रेट्स को, तो उस रिवीजन के लिए उसको एडवाइजरी बोर्ड की कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। और जो रिवीजन और रिव्यू है उसका टाइम पीरियड क्या है, उसका जो इंटरवल है 5 years का होना चाहिए मैक्सिमम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के बाद ही आप एक न्यू वेज मिनिमम रेट को रिवाइज कर सकते हो, तो 5 साल से एक्स्ट्रा टाइम नहीं ले सकते। सो सेक्शन 9, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू फिक्स फ्लोर वेजेस। अब फ्लोर वेज का कॉन्सेप्ट पहली बार कोड्स ऑन वेजेस में इंक्लूड किया गया है, इससे पहले नहीं था। सो फ्लोर वेज को फिक्स करने की पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इससे पहले मिनिमम वेजेस के बारे में हम बात कर रहे थे, उसको फिक्स करने की पावर किसके पास है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है। तो ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यही छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जिससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पुट अप फ्रेम होते हैं। So, central government shall fix floor wages taking into account minimum living standards of workers। जिस भी एम्प्लॉयमेंट के लिए वेजेस फिक्स हो रहे हैं, फ्लोर वेजेस, तो उस एम्प्लॉयमेंट के वर्कर्स का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वहाँ के रीजन, उस रीजन का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ के फ्लोर वेजेस को फिक्स करती है। और डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज के लिए डिफरेंट फ्लोर वेजेस फिक्स हो सकते हैं, मतलब जैसे जिस टाइप का एरिया होगा, जैसे उसकी लिविंग स्टैंडर्ड्स होंगे वहाँ के, उस टाइप का वहाँ का वेज स्ट्रक्चर होगा फ्लोर वेज का। एंड जो मिनिमम रेट्स फिक्स होते हैं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो मिनिमम रेट फिक्स करती है वो फ्लोर वेज से कम नहीं होने चाहिए, शैल नॉट बी लेस देन द फ्लोर वेज। और
अगर मिनिमम रेट जो पहले से फिक्स हुए हैं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने फिक्स किए हैं, अगर वो ज़्यादा है, किससे, फ्लोर वेज से ज़्यादा है, तो उस मिनिमम रेट को रिड्यूस कर भी नहीं कर सकता अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। पहले तो ये बोल रहा है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, जो मिनिमम रेट्स फिक्स होते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के थ्रू, वो फ्लोर वेज से कम नहीं होने चाहिए। एंड वो ये भी बोल रहा है ये सेक्शन कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स किए हैं, अगर वो ज़्यादा है फ्लोर वेज से, तो फ्लोर वेज के बराबर लाने के लिए उन मिनिमम वेजेस को रिड्यूस भी नहीं करा जा सकता। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको रिड्यूस्ड भी नहीं कर सकती। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। The central government may, before fixing floor wages, obtain the advice of Central Advisory Board constituted under Section 42 and consult state government in such manner। तो फ्लोर वेज को फिक्स करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है सेक्शन 42 में, एंड जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब जिस भी एरिया के लिए फ्लोर वेज सेट हो रहा है, फिक्स हो रहा है, वहाँ की जो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है उसकी कंसल्टेशन लेने के बाद, एडवाइजरी बोर्ड की एडवाइस लेने के बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, फ्लोर वेज को फिक्स करेगी। Section 10, wage of employee who works for less than normal working day. If an employee whose minimum rates of wages has been fixed under this code by the day work or any day on which he was employed for a period less than the requisite time of hours constituting normal working day, he shall be। अब देखो इसमें बोल रहा है कि अगर कोई वर्कर है, सपोज कोई वर्कर है जिसने ऑब्वियसली वो नॉर्मल वर्किंग डे उस पर्टिकुलर जहाँ भी वो काम करता है वहाँ का एक मिनिमम वर्किंग आवर फिक्स होते हैं। इट कुड बी 8 आवर्स, इट कुड बी 9 आवर्स, राइट। तो ये कोई भी आवर फिक्स होते हैं। तो अगर किसी वर्कर ने वो जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं उतना काम नहीं करा है किसी पर्टिकुलर डे को, ठीक है, तो ऐसा माना जाएगा कि उसने उतना ही काम करा है। मतलब हम उसको क्या मानेंगे, उस वर्कर को, कि उसने फुल टाइम दिया है, उस पर्टिकुलर डे में पूरा काम करा है और 8 to 9 आवर्स जितना भी टाइम पीरियड है वो करा है, और उसको जो वेजेस हैं वो वैसे ही मिलेंगे एज इफ ही हैज़ वर्कड अ फुल डे, अ फुल नॉर्मल वर्किंग डे, ठीक है। लेकिन अगर वो जो उसकी इनकैपेसिटी है, अगर उसने जो काम नहीं करा है फुल वर्किंग डे को, वो उसने जानबूझ के नहीं करा है। सपोज अब देखो यहाँ पर क्या है मैं बताती हूँ। एक फैक्ट्री के लिए या जहाँ भी वो काम करता है कोई जो वर्कर है या एम्प्लॉय है, वहाँ के लिए नंबर ऑफ आवर्स फिक्स होते हैं। मतलब हर दिन के और वीक के आवर्स फिक्स होते हैं कि एक दिन में नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए, एक वीक में वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए, राइट। अभी हम मान के चलते हैं कि सपोज एक दिन में 8 आवर्स फिक्स हैं कि आपको 8 आवर्स का काम करना पड़ेगा, तभी आपका माना जाएगा, वो फुल डे वर्क माना जाएगा। लेकिन सपोज कोई वर्कर है किसी भी रीज़न से, कोई जेन्युइन रीज़न की वजह से वो 8 घंटे की ड्यूटी नहीं कर पा रहा है उस दिन, उसने कम दिन की ड्यूटी करी है, 4 दिन के 5 घंटे व्हाट्सएवर, ठीक है। तो अगर वेजेस की बारी आएगी तो उसको फुल डे के ही वेजेस मिलेंगे, उसमें हम उसको रिडक्शन नहीं कर सकते। लेकिन प्रोवाइडेड जो उसका रीज़न है, जिस रीजन की वजह से उसने कम आवर्स का टाइम लिया है, कम आवर्स काम करा है, वो रीज़न वैलिड होना चाहिए। अगर वो जानबूझ के अपनी अनविलिंगनेस की वजह से ही वो जो काम है उसको नहीं कर रहा है, तो उस समय, उस टाइम पीरियड में, उस सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा कि उसको फुल डे वेजेस मिलेंगे, वहाँ उसका डिडक्शन हो सकता है। लेकिन अगर जो उसने कम टाइम पीरियड लगाया है, जो 8 घंटे की ड्यूटी करनी चाहिए नॉर्मली, उसने कम आवर की ड्यूटी करी है और वो जेन्युइन रीज़न की वजह से करी है, तो उस समय उसको जो वेजेस है वो कैसे मिलेंगे, एज इफ ही हैज़ डन अ वर्क फॉर फुल डे, ठीक है। और अगर वो जो रीज़न है वो जेन्युइन नहीं है, वो अपनी मर्जी से, वो जानबूझ के विदाउट एनी वैलिड रीज़न जो ड्यूटी है उससे एब्सेंट है, तो उस समय उसको फुल डे के वेजेस नहीं मिलेंगे, उसका जो जैसा भी डिडक्शन होता है वैसे होगा। आई होप आपको वो चीज़ समझ में आई होगी। सेक्शन 11, वेजेस फॉर 2 और मोर क्लासेस ऑफ वर्क। अगर कोई एम्प्लॉई 2 और मोर क्लासेस ऑफ वर्क में काम कर रहा है और दोनों, वो जो 2 क्लासेस ऑफ वर्क डिफरेंट वर्क है, उन दोनों वर्क्स के लिए, दोनों जॉब्स के लिए डिफरेंट मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस हैं, एप्लीकेबल हैं, तो उसको जो वेजेस हैं वो
दोनों के हिसाब से अलग अलग मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एक मिलेगा, उसको अगर बी जॉब के लिए डिफरेंट रेट है तो उसको बी जॉब का जितना भी आर उसने काम करा है उसके अकॉर्डिंग उसको वेज मिलेंगे, और ए जॉब अगर उसका जो मिनिमम रेट से वो डिफरेंट है तो ए जॉब पे जितना टाइम पीरियड उसने काम करा है उसको उसके अकॉर्डिंग वेजेस मिलेंगे। सेक्शन 12 मिनिमम टाइम रेट wages for piecework, where a person is employed on piecework for which minimum time rate and not piece rate has been fixed। मतलब अगर किसी इस्टेब्लिशमेंट में कोई एम्प्लॉई पीस वर्क के बेसिस पे काम कर रहा है लेकिन उस इस्टेब्लिशमेंट में पीस वर्क के बेसिस पे मिनिमम रेट फिक्स नहीं है, टाइम वर्क के बेसिस पे मिनिमम रेट फिक्स है, तो वहां पर क्या होगा, द एम्प्लॉयर शेल पे टू सच पर्सन वेजेस नॉट लेस देन मिनिमम टाइम रेट। तो वहां पर उस एम्प्लॉय को जो मिनिमम टाइम रेट है, जो फिक्स है, मिनिमम टाइम रेट फिक्स है, उसको उसके अकॉर्डिंग ही वेजेस मिलेंगे। Section 13 fixing hours of work for normal working day, where the minimum rates of wages has been fixed under this code, the appropriate government may fix number of hours of work which constitute a normal working day। मतलब जो appropriate government है वो क्या करेगी, एक hours मतलब एक पर डे का आर फिक्स करेगी, मतलब एक दिन में एक एम्प्लॉय कितने घंटे काम करेगा जिसको नॉर्मल वर्किंग डे कंसिडर किया जा सकता है, उसको फिक्स करेगी। वो कौन फिक्स करेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। वो जो वीक है उसमें क्या होगा, अगर फुल वीक है, पूरा 7 डेज का जो टाइम पीरियड है उसमें एक दिन रेस्ट का फिक्स करेगी। ऑब्वियसली आप हमेशा काम नहीं कर सकते, ह्यूमन बीइंग को आपको रेस्ट की ज़रूरत है, तो 7 डेज का जो टाइम पीरियड होता है वीक का, उस 7 डेज में एटलीस्ट 1 डे का रेस्ट पीरियड भी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो फिक्स करेगी। प्रोवाइडेड फॉर द पेमेंट ऑफ वर्क ऑन द डे ऑफ रेस्ट एट द रेट नॉट लेस देन द ओवर टाइम रेट। तो मतलब जिस दिन भी रेस्ट का पीरियड है उस दिन जो पेमेंट है वो कितना होगा, ओवर टाइम रेट से कम का नहीं होना चाहिए, उतना होना चाहिए। ओवर टाइम रेट क्या है उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो हम आइए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं इसको। द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस हैव बीन फिक्स्ड under this code, the appropriate government may fix number of hours which shall constitute a normal working day। ऐसे आवर्स को फिक्स करेगी जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल वर्किंग डे है, मतलब चाहे वो 8 घंटे हो, 7 आवर्स हो, 8 आवर्स हो, 9 आवर्स हो, तो वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के ऊपर है वो कितने आवर्स फिक्स करेगी। प्रोवाइड फॉर अ डे ऑफ रेस्ट इन एवरी 7 डेज, हर 7 दिन में एक रेस्ट का डे प्रोवाइड करेगी। विच शैल बी अलाउड टू ऑल द एम्प्लॉयज टू एनी स्पेसिफिक क्लास, किसी भी मतलब ये सबको अलाउड होगा 7 दिन में एक रेस्ट पीरियड, और जो रेस्ट का डे होगा उसमें जो पेमेंट होगा वो क्या होगा, शैल नॉट बी लेस देन दी ओवर टाइम रेट। ओवर टाइम रेट जो भी है उससे कम का पेमेंट उस दिन का नहीं होना चाहिए। किस दिन का, वो रेस्ट, जो जिस दिन का रेस्ट है उस दिन का। The provision of subsection 1 shall in relation to following classes of employees apply only to the extent and subject to such conditions। अब सबसेक्शन 1 में जैसे नॉर्मल वर्किंग आवर्स फिक्स जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो फिक्स करती है, एक डेज एक रेस्ट का डे फिक्स करेगी हर 7 डे में, तो वो रिजिड इन जो यहाँ पर जो वर्कर्स या कंडीशंस ऑफ वर्क लिखी हुई हैं, इस ऐसे वर्क के लिए वो जो आवर्स है वो रिजिड नहीं होंगे। वो कैसे वर्क है, अगर कोई वर्क है जो इमरजेंसी में किया जा रहा है जिसको हम रोक नहीं सकते हैं, या एम्प्लॉयज एंगेज इन वर्क ऑफ प्रिपरेटरी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री वर्क विच मस्ट बी नेसेसरली बी डन ऑन आउटसाइड द लिमिट लेड डाउन, मतलब ऐसा वर्क जो इमरजेंसी में हो रहा है, या ऐसा काम जो एक ऐसा काम है जो एक्चुअली में उसी समय होना है, मतलब रिगार्डलेस ऑफ द टाइम पीरियड फिक्स्ड, 8 आवर्स या 9 आवर्स का जो टाइम पीरियड फिक्स है, उसके बाद भी अगर वो काम हो रहा है, उसके जो भी नेचर है उसका काम का, उसकी वजह से वो काम एक्सटेंड हो रहा है, तो उसके उस वर्क के लिए भी जो यहाँ पर जो प्रिस्क्राइब कंडीशंस है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने जो कंडीशंस प्रिस्क्राइब करी हैं वो अप्लाई नहीं होंगी टू एन एक्सटेंट। ऐसा नहीं है कि दिन भर काम करते रहेंगे, रात भर काम करते रहेंगे, नहीं, ऑब्वियसली वहाँ पर भी एक टाइम पीरियड होगा काम करने का, बट वो 8 आवर्स और 9 आवर्स का जो जर्नल वर्क के लिए जो टाइम पीरियड फिक्स किया है अप्रोप्रिएट
गवर्नमेंट ने वो नहीं होगा। इन वर्क के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक डिफरेंट टाइम पीरियड सेट करेगी जो वो जो नेचर ऑफ वर्क है उससे रिलेटेड होगा। अगर वो इंटरमिटेंट नेचर का वर्क है, मतलब इंटरमिटेंट का मतलब है कोई काम जो रुक रुक के हो रहा है, ऐसा कोई वर्क है उसके लिए डिफरेंट टाइम पीरियड सेट होगा। एम्प्लॉयज इंगेज इन द वर्क ऑफ टेक्निकल रीजन हैज टू बी कंप्लीटेड बिफोर अ ड्यूटी आवर, मतलब किसी रीजन की वजह से वो जो वर्क है वो बिल्कुल ऑन द टाइम, मतलब जो भी ड्यूटी आवर्स है उससे पहले कंप्लीट करना है। जो भी सपोज कोई ऐसा वर्क है जिसको आज के आज कंप्लीट करना है, ठीक है, क्यों, उसका जो कंडीशन है, जिस टाइप का वो वर्क है उसको हम दूसरे दिन पे टाल नहीं सकते हैं, तो उसके लिए जो नॉर्मल 8 दिन का अगर ड्यूटी दिया हुआ है तो उसको हम नहीं मानेंगे यहाँ पर। उसके लिए हम जितना भी टाइम पीरियड लग रहा है फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क, फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, उसको हम लेना पड़ेगा। क्यों, उसका नेचर ही ऐसा है उस वर्क का कि इसको हम आगे के लिए नहीं टाल सकते हैं इस वजह से। या ऐसा कोई, मतलब सिंपल देखो आप, कोई ऐसा वर्क है जो इमरजेंसी में हो रहा है, कुछ ऐसा वर्क है जिसका नेचर ऐसा है जिसको हम आगे के लिए टाल नहीं सकते हैं, या कोई ऐसा वर्क है जो नेचुरल कंडीशंस है, सपोज कोई ऐसी जॉब है या ऐसा टास्क है जो मॉनसून्स में ही होना है, तो हम उसको तब तक ही कर सकते हैं जब तक बारिशें हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली तो हम लोगों को जो नॉर्मल डेज, जो नॉर्मल टाइम पीरियड सेट है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने जो सेट करा है नॉर्मल टाइम पीरियड नॉर्मल कामों के लिए, नॉर्मल जॉब्स के लिए, वो टाइम पीरियड ऐसे काम के लिए नहीं अप्लाई होगा, रिजिड नहीं होगा। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो इस स्लाइड में यही बोल रहा है कि जो जॉब्स इमरजेंसी नेचर की हैं, इंटरमिटेंट नेचर की हैं, ऐसी जॉब्स हैं जो क्योंकि उनका नेचर ऐसा है जिसको हम टाल नहीं सकते आगे आने वाले दिनों के लिए, या नेचुरल कंडीशंस की वजह से कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो उसी समय होनी है, तो ऐसी टास्क के लिए, ऐसे वर्क के लिए जो टाइम पीरियड है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, करा जा सकता है। एम्प्लॉयर जो है कर सकता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर सकती है। सेक्शन 14 ओवर टाइम वर्क। अब ओवर टाइम वर्क क्या होगा? अब देखो, जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं, चाहे वो 8 घंटे हों या 9 आवर्स हों, जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करेगी, अगर उस 8 और 9 आवर्स या वॉट एवर जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने फिक्स करा है, उसके बाद अगर कोई वर्कर उस पर्टिकुलर डे में काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो ओवर टाइम कर रहा है। और ओवर टाइम का जो वेजेस है वो कितने होने चाहिए? शैल नॉट बी लेस देन ट्वाइस द नॉर्मल वर्किंग डे, मतलब जो नॉर्मली जो उसको वेजेस मिलते हैं उसका दुगना उसको ओवर टाइम वेजेस मिलेंगे। और ओवर टाइम वर्क क्या होता है? जो भी नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं उस नॉर्मल वर्किंग आवर्स के बाद भी अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो वो जो एक्स्ट्रा काम कर रहा है वो ओवर टाइम वर्क माना जाएगा। और ओवर टाइम के लिए जो वेजेस है वो कैसे हैं? जो नॉर्मल वेज रेट है, नॉर्मल आवर्स के लिए जो आपको वेजेस मिलते हैं उसका दुगना आपको एज अ ओवर टाइम वेज मिलेगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज इट फॉर दी सेकेंड पार्ट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको ये एक्ट, इसके प्रोविजन समझा पाऊँ। और अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो, यू कैन आस्क मी इन दी कॉमेंट सेक्शन। मैं इसका थर्ड पार्ट लेके जल्दी आऊँगी। टिल देन, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।